देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपके लिए शिवकृति नॉलेज पॉइंट से। अब 38 क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। ये उत्तराखंड का अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम 38 क्वेश्चन से यहाँ पे पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तो ये तने से पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फल पकने में सहायक हार्मोन है? तो एथिलीन हार्मोन है, जिससे कि हम फलों को पकाते हैं। सभी लोग जानते हैं शहतूत शॉल बनाई जाती है चिरू के बालों से। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें नहीं हमने एनसर्कल कर दिया है ताकि हमें सही कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि इसमें हमें क्या देखना है। तो देखिए, इसमें 3 ऑप्शन तो सही हैं, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क सभी लोग जानते हैं कि वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन्स इंडस्ट्रीज रायबरेली में है, और तेल शोधन कार्य मथुरा में होता है। ये भी आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन जो इसका ये ऑप्शन है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में है, ये गलत है दोस्तों। अब ये देखिए, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले। कहाँ से मिले आप सभी जानते हैं, धौलावीरा से मिले हैं। अब देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो ये है जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। चोल, पांडे, सत्यपुत्र, इन तीनों का है इसमें, लेकिन सातवाहन का नहीं है। अब देखिए, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? मेघवर्मन था। ठीक है, अब इन्होंने ये दे दिया है हमको कि 46वें में कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए, जो हजरत हसन निजामी थे, ये ताजुल मासिर से संबंधित हैं, और जो ख्वांदा मीर है ये हुमायूं नामा से संबंधित हैं, और जो मोहम्मद खाजिम है ये आलमगीर नामा से संबंधित हैं, और जो भीमसेन है ये नुस्खे दिलखुशा से संबंधित है। अब ये देखिए, दिल्ली का वह प्रथम प्रशासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? ये है गैर इस्लामी प्रथाएं। ठीक है, कौन सी है? गैर इस्लामी प्रथाएं। तो ये गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, अब ये है कि 2 कथन है, इन पे हमें विचार करना चाहिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि पहला इसमें कथन दिया है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल यानी फेल क्यों हुई? और दूसरा इसका कारण इन्होंने रीज़न आर दिया है, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ये देखिए, दोनों ही सही है, और जो कारण है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है कि मोहम्मद तुगलक का कोई भी नियंत्रण था ही नहीं मुद्रा के ऊपर। तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या है। आप देखिए, 49 है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो बाबा फरीद के थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर। जो मेवाड़ के राणा थे, उधर से मेवाड़ के राणा थे चित्तौड़ की संधि में, इधर से जहांगीर जी थे। तो जहांगीर और मेवाड़ के राणा के मध्य जो चित्तौड़ की संधि हुई थी, उसको आपको याद रखना। ठीक है, चित्तौड़ की संधि किसके मध्य हुई थी? मेवाड़ के राणा और जहांगीर के मध्य। अब देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। अब ये देखिए कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? तो भारी औद्योगिकीकरण जो था, जो गांधी थे इसके पक्ष में नहीं थे, वो हमेशा लघु और कुटीर उद्योगों के पक्षधर थे। बाकी जो 3 ऑप्शन है, सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, इसमें गांधी और नेहरू दोनों ही एक ही विचार से सहमत थे। अच्छा, आप देखिए, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, यहाँ सुमेलन का क्वेश्चन आ गया है। तो जो ये नरेंद्र देव संबंधित है इससे। ठीक है, और स्वराज पार्टी के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि CR दास और जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने बनाई थी ये। फॉरवर्ड पार्टी भी सब लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है ये। आपको जो ध्यान देने वाली बात है, जो मुझे लगता है 80% बच्चों को मालूम होगी, 20% बच्चों को नहीं मालूम होगी, जस्टिस पार्टी ये रामास्वामी नैयर से संबंधित है। ठीक है, और जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये नरेंद्र देव से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसने गोरखपुर जेल में फांसी पाई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे हमारे, उन्होंने गोरखपुर जेल में फांसी पाई थी। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? अब इसको दोबारा हम एनसर्कल कर देते हैं। ये लोग सत्य नहीं पूछ रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं असत्य यानी कि गलत। तो इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था, ये सरासर गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा लेना पड़ा था। ठीक है, और बाकी ऑप्शन है कि रामा राजू इसके नेता थे, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था, ये भी बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा रामा राजू इस विद्रोह में मारा गया, ये भी सही है। अच्छा, होम रूल लूग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका आंसर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अब देखिए 57 जो क्वेश्चन है कि किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई। तो इसका जो जैसे ये चौरी चौरा की घटना है, ये फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और इसमें रोलट सत्याग्रह है, एक चंपारण सत्याग्रह है। तो इसमें देखिए जो सबसे पहले है वो आएगा चंपारण सत्याग्रह। देखिए सबसे पहले किया था गांधी जी ने, सभी लोग जानते हैं, और बीपीएससी बिहार पीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि चंपारण वहीं पर ही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में हुआ हमारा रोलट सत्याग्रह, ठीक है। रोलट सत्याग्रह जब हुआ था तो उसी का विरोध हुआ था, उसके बाद में ये जलियांवाला बाग हुआ था, है ना। और उसके बाद में आप सभी को पता होगा कि ये तो सबसे लास्ट में हुआ था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी में ये चौरी चौरा की घटना हुई थी, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को मालूम है। अब आप देखिए 58 क्वेश्चन, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, पॉइंट टू बी नोटेड, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है कि ब्रिटिश शासन की बांटो और राज करो नीति के कारण, नहीं दोस्तों। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस से समर्थन वापस लेने के कारण, ये भी गलत है। और चौरी चौरा की घटना के कारण, ये भी गलत है। अब देखिए 59 क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए, उनकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई थी, ठीक है। अब इनको कालक्रमानुसार करना है। तो सबसे पहले है मुस्लिम लीग का जन्म, उसके बाद में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना, और सबसे लास्ट में है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है। अब देखिए फिर आ गया कथन और कारण हमारा। देखिए भारत का विभाजन 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था, ये आप सभी जानते हैं। और दूसरा आर है, मार्ले मिंटो सुधारों से ही कांग्रेस लगातार मुसलमानों के पृथक निर्वाचकों का सिद्धांत स्वीकार करती आई थी। दोनों ही सही है। मार्ले मिंटो सुधार से ही तो पृथक निर्वाचन का जो है धीरे धीरे से उसकी नींव पड़ी थी, जो 1909 में आया था, ठीक है। अच्छा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो कर्नाटक का पठार जो है हमारा दोस्तों वो नहीं आता है। लेकिन कौन कौन से आते हैं, उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो है आते हैं हमारे उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। तो ताप्ती बनाती है एस्चुरी, कावेरी भी नहीं बनाती है, गोदावरी भी नहीं बनाती है, महानदी भी नहीं बनाती है। एस्चुरी कौन बनाती है, ताप्ती। कौन बनाती है एस्चुरी, एस्चुअरी, ये कौन बनाती है, ताप्ती। एस्चुरी कौन बनाती है, ताप्ती। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों से एक अनुरोध करती हूँ कि कृपया करके जो एस्चुअरी होती है इसको थोड़ा सा पढ़ भी लें अलग से जाके ना, ताकि इस तरीके से, क्योंकि रटने से दिमाग में बातें एकदम याद नहीं रहती, कुछ ही समय तक रिटेन कर पाती है। तो इसको आप सर्च कर लें। अब देखिए जो इसका अगला है वो है मेटूर बांध। तो मेटूर बांध तमिलनाडु में है, सभी लोग जानते हैं। हीराकुंड बांध तो फेमस है, उड़ीसा में है। रिहंद बांध यूपी में है, ये भी सभी जानते हैं क्योंकि यूपी से ही उत्तराखंड बना है। और वहाँ का एक फेमस बांध है दोस्तों, रिहंद बांध। अच्छा, चौथा है कृष्णराज बांध, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। कृष्णराज बांध जो है ये कर्नाटक में है। अब आप देखिए ये जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है। अत्यधिक मत्स्ययन के कारण, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहा है, मछली पकड़ने का जो उद्योग है उसके कारण, अत्यधिक मत्स्ययन के कारण पोर्ट ब्लेयर प्रवाल भित्ति जो है मृत हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिए भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो अवरोही क्रम क्या होता है, यानी कि घटता क्रम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण है हमारा ये तमिलनाडु में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है आमची मुंबई, और उसके बाद में दोस्तों हमारा गुजरात, मोदी जी का गुजरात, और उसके बाद में उड़ता पंजाब में नगरीकरण सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद में आमची मुंबई में, और उसके बाद में
गुजरात, मोदी जी। और सबसे पीछे हमारे कौन रह गए? पंजाब वाले रह गए इस चीज़ में सबसे पीछे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है और कारण इसका दिया है, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो सभी लोग जानते हैं, घर घर में चाय पीते हैं यहाँ पर लोग। तो ये आर तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ए जो है हमारा वो सही है। ठीक है। अब देखिए 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है चंबल घाटी परियोजना। क्या है? चंबल घाटी परियोजना। अब आप ये देखिए कि सुमेलन हमें फिर से करना है। तो जो बादाम पहाड़ है हमारे, ये लौह अयस्क से रिलेटेड है। लौह अयस्क खनिज मिलता है बादाम पहाड़ में। और जो कोडरमा है ये अभ्रक से रिलेटेड है। किससे? अभ्रक। और जो मोसाबानी है क्षेत्र, ये मोसाबानी तांबा से रिलेटेड है। और जो रवा है दोस्तों, ये मिलता है खनिज तेल पेट्रोलियम से रिलेटेड। रवा कहाँ से रिलेटेड है? खनिज तेल पेट्रोलियम। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, ये मेरे ख्याल में इसमें आपको कोडरमा शायद सबको पता होगा। जो ये हमारा कोडरमा है, ये अभ्रक की खाने हैं यहाँ पर। ठीक है। खनिज कौन सा मिलता है? अभ्रक। ये शायद सबको पता होगा। बाकी जो ये आपका बादाम पहाड़ है, इसको आप रिलेटेड कीजिए लौह अयस्क से। ठीक है। अब ये जो मोसाबानी है, शायद ये भी सबको नहीं पता होगा, ये तांबा से रिलेटेड है। और जो रवा है, ये खनिज तेल पेट्रोलियम। ठीक है। अच्छा, अब आइए आप 70th क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल घाटी, सभी जानते हैं, वह नलिकाएं होती हैं मिट्टी में ऐसी। चंबल के बीहड़, चंबल के डाकू, सभी लोगों ने पढ़ा, हो सकता है बैंडेड क्वीन देखा है तो उसमें इस चीज़ को दिखाया भी है वहाँ के क्षेत्र को। तो इसका आंसर है चंबल घाटी। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। देखिए, अब हम आ गए हैं यहाँ पे आपके 72nd क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख क्षेत्र है? तो गोंडवाना लैंड को सभी जानते हैं, गोंडवाना तंत्र। ठीक है। सभी जानते हैं यहाँ कोयला मिलता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य हैं? सही उत्तर के चयन के लिए दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो देखिए, इसमें हमारे जो सत्य ऑप्शन पूछे हैं, सबसे पहले इसमें इन्होंने असत्य नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है सत्य। ठीक है। तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये भी सही है। फिर दादरा एवं नागर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन गलत क्या है? चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये गलत है। अच्छा, अब देखिए 74th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर दिए हुए कूटों की सहायता से दीजिए। तो पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। और इसका कारण जो है वो दिया है, अपने पक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो क्या दिया इन्होंने कारण? अपने पक्ष पर, पक्ष नहीं है दोस्तों, यहाँ अक्ष है, ये पक्ष गलत मिस प्रिंटिंग है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है? बताओ। भारत में है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? इसे अच्छे से याद कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बिश्केक कहाँ है? ताजिकिस्तान में। गलत है, बिश्केक सुमेलित नहीं पूछा है इन्होंने। बिश्केक ताजिकिस्तान में नहीं है। सनाया यमन में है, ये सही है। उलन बटोर मंगोलिया में है और अम्मान जॉर्डन में है, ये भी सही है। अब इन्होंने कहा है 79th क्वेश्चन में, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है।
तो ये ऑप्शन सही है। ये जो CAG के बारे में बात कर रहे हैं, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो सही है, लेकिन उसे पद से कैसे हटाएंगे? तो इसका है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है। अच्छा, अब है 80वां क्वेश्चन है दोस्तों के अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। अच्छा, अब देखिए 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव। अब ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इन्होंने पूछा नहीं है, किस पर? संचित निधि पर। तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, भारत का उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, इसको अच्छे से याद कर लेना कि उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते संचित निधि पर डिपेंड नहीं है। कौन कौन है संचित निधि पर? भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसमें से एक्सक्लूडेड है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, मान लीजिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को, तो इसका संवैधानिक अधिकार किसको है, ये पूछा है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है ये राष्ट्रपति को है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ये उत्तराखंड PCS का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे तो रट ही लीजिएगा कि 10वीं। उत्तराखंड क्या, ये तो उत्तर प्रदेश PCS का भी फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? अब ये जो 42वां संशोधन है ना दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर स्टेट सिविल सर्विसेज, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे बिहार PCS हो, उनका फेवरेट है ये टॉपिक 42वां संशोधन। तो इसमें आंसर क्या है कि देखिए नहीं जोड़ा गया है, इन्होंने पूछा है, पहले तो ये वाली बात है। तो जो जोड़ा गया है वो हम सब देख लेते हैं। शोषण से युवाओं और बच्चों की रक्षा, ये सही है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी सही है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ठीक है। अच्छा, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन है, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है। अब है लोकसभा अगर जो है इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सही ऑप्शन है इसका। अब है कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की। ये भी यूपी PCS और उत्तराखंड PCS का फेवरेट क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों से। ठीक है। अच्छा, अब देखिए भारत अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है, अभिलेख न्यायालय का जो आशय होता है, यानी कि आशय से मतलब अर्थ होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो अनुच्छेद 111, यानी कि जो अनुच्छेद 111 है ये किससे रिलेटेड है? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। ठीक है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का सचिव। ठीक है, नहीं पूछा है क्योंकि यहाँ पे इसको एनसर्कल कर लीजिए आप। तो किस किस को अधिकार होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को होता है, और सॉलिसिटर जनरल महान्यायाभिकर्ता को भी होता है। अब देखिए 92 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। ये तो बच्चा बच्चा जानता हमारा राज्य, हमारे देश का। ठीक है। अब है भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके
द्वारा दिया जाता है, तो इसका आंसर है वित्त आयोग। ठीक है, ये केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध है ना, इसीलिए इसका आंसर है वित्त आयोग। ठीक है, राष्ट्रपति को जो विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध है उसके बारे में सुझाव कौन देगा दोस्तों? तो वित्त आयोग देगा। ठीक है, अच्छा, अब है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? अब देखिए, जब हम लोक सेवा आयोग, भले ही राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हमारा हो ही गया ना कि भैया किस अधिनियम के तहत हुई है लोक सेवा आयोग की स्थापना? तो वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो अधिनियम था ना, भारत शासन अधिनियम 1919, उसके द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, अब यह है जो 95 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अब नहीं फिर से आ गया, यहाँ पे नहीं है, तो शेयर मार्केट समवर्ती सूची में नहीं आता है। वन हमारे समवर्ती सूची में आते हैं, आप सभी जानते हैं। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आते हैं, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, ये सही है। और जो डाकघर बचत बैंक है ये संघीय सूची में आता है। ठीक है, ये आप याद रखें। हिंदू समृद्धि वर्ग दर का संबंध निम्न में से किस समृद्धि दर से है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। अब देखिए, ये दो ऑप्शन है, तो हमें उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्या है, कथन क्या है? विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। और जो आर है, इसका रीजन है, यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। अब देखिए, जो 99 क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की? तो ये है आबिद हुसैन समिति। ठीक है, आबिद हुसैन जो समिति थी उसने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण जो है उसको समाप्त करने की संस्तुति की। ओके, अब है अदृश्य निर्यात क्या होता है? तो सेवाओं का निर्यात। ठीक है, विदेशी निगम शासित होते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। विदेशी निगम किससे होते हैं? क्या? भारतीय कंपनी नियम अधिनियम 1956 के द्वारा। ओके, अब है हमारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? छठी योजना में। जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ये छठी योजना में हमारा जो है पूरे देश में फैला। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश से। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, अब है 105वां क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम इस वर्ष पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? एक मिनट, ये मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों। इसका है मई 2005 में। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था? तो वर्ष 1969 में। इंदिरा गांधी का शासनकाल था ये। भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया ये तारापोर समिति है। पूर्ण परिवर्तनीयता रुपए की जो है ये कौन सी समिति ने किया था? तारापोर समिति। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल भी है, आर्ची भी है, लॉगिन भी है, सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं कह दिया ना अब इन्होंने, यानी कि पहले देख लीजिए सुमेलित कौन कौन से हैं। तो वृंदावन मंदिर मथुरा में सब जानते हैं, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में ये भी सब जानते हैं, जेके मंदिर लखनऊ में ये भी सब जानते हैं, लेकिन जो देवी पाटन मंदिर है ये तुलसीपुर में है, यह गलत है दोस्तों। ठीक है,
देखिए, तो जो ये 111वां क्वेश्चन है, ये क्या है, पर्यावरण से अभिप्रेत है। तो इसमें जहाँ पे भी वैसे तो ज़्यादातर उपरोक्त सभी ऑप्शन आता है ना, उत्तराखंड में और यूपी में, वहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन ही सही होता है। देखिए, पहला क्या है, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, तो ये भी सही है। हमारा एनवायरनमेंट में तो ये सब कुछ होता ही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी सही है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी सही है। तो सभी सही है इसमें। पर्यावरणीय अपकर्ष यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है, उपरोक्त सभी देखिए इसमें भी है। तो क्या क्या है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, तो ये सभी हैं। अपकर्ष हो गया डिग्रेडेशन, ठीक है ना। वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है, ये क्या करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ये भी सभी लोग जानते हैं, ये तो बचपन से पढ़ रहा है इंडिया में बच्चा बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो जलवाष्प, ठीक है। अब है, निम्नलिखित में दी गई सूची में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ हो, तो ये क्या है, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। कौन सा है, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। अच्छा, अब है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, जैविक खेती, ठीक है। वह देश जहां विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब देखिए, एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण, सक्सेशन, ओके। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण या सक्सेशन। ये है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है, तो इसमें सीधे सीधे सही पूछ लिया है। यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह भी सही है, ठीक है। यह सही है क्या दोस्तों, तो यह सही नहीं है कि ये, इसमें ऑप्शन सही है पहला, तीसरा और चौथा। क्या पहला है, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। तीसरा है, यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है। यह कैंसर पैदा करता है, ठीक है। यह कैंसर पैदा करता है रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। सही पढ़ा रही है दोस्तों, गलत पढ़ा रही हूँ मैं, ये है हेग में। कहाँ है, हेग में, ठीक है। अब देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ, तो 1851 में हुआ। कब हुआ, 1851 में। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है, तो 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है, तो देखिए, तकनीकी प्रगति का तो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास का भी है, उद्योगों का विकास भी है, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का नहीं है। निम्न में से किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इसका आंसर मोन्टाना। मोन्टाना को किसको कहा था, डायनोसोर्स का कब्रिस्तान मोन्टाना को कहा जाता है। ये तो डायनोसोर्स का कब्रिस्तान तो आप अपने बच्चों को भी बताएंगे, उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। कहाँ पे है, मोन्टाना में है, ठीक है। अच्छा देखिए, जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है, ठीक है। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा का बढ़ना। अब देखिए, भारत में जैव विविधता के तापस्थल हैं पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट।
द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक हैं तो बराक ओबामा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का कौन है? लाल पांडा। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। किस वर्ष से सोवियत संघ रूस बना? तो यह है 1991 से। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक टिम बर्नर्स रूस है। और स्टैनले कप संबंधित है, तो ये जो स्टैनले कप है ये किससे संबंधित है? आइस हॉकी से। और है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश। मध्याह्न भोजन योजना किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो अच्छा, अब है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र अवस्थित है मैत्री में। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन प्रारंभ किया गया है जर्मनी में। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं 1 व 4 है इसका आंसर, यानी गंगा यमुना दोआब और तमिलनाडु। ठीक है, अब देखिए 144, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो ये कपास में किया जाता है। 123 समझौता इन देशों से संबंधित है भारत और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान। निम्नलिखित कथनों में से असत्य, अब देखिए ये असत्य पूछ रहे हैं, सत्य नहीं असत्य। तो पहले हम इसमें सत्य सत्य कथन पढ़ लेते हैं, वरना ऐसा ना हो कि हमें असत्य याद रह जाए और सत्य भूल जाए हम। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी सही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी सही है। ठीक है, तो गलत क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 24 फरवरी 1944 को लागू किया गया, ये गलत है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक का लेखन किसने किया है? ये किया है सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर ने नहीं, ये किया है दोस्तों युवराज सिंह ने। किसने? युवराज सिंह ने। अब देखिए निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चुनाव कीजिए। तो गणेश पायन चित्रकार हैं, सभी लोग जानते हैं। SK वर्मा संपादक, हरिशंकर सिंघानिया JK समूह, और जो हरिराम मीणा है ये खो खो। तो ये ऑप्शन सही है कि ये जो असंगत यानी गलत, यानी कि हरिराम मीणा खो खो से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का आनंद हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे अब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इनमें जो जिन प्रश्नों में व्याख्या दी गई है उनकी व्याख्या समझाऊंगी पढ़कर दोस्तों। ठीक है दोस्तों।